नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं चतुर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष डू यू नो सीरीज के अगले अंक के साथ। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई चतुर, आज कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पर, जरा बताओगे? जी गुरुजी, आज मैं संस्कृत के एक श्लोक के साथ अपना जो प्रश्न है आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवरम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यार्न गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। तो चतुर, तुमने बड़ी चतुराई के साथ यहाँ पर श्री मार्तंड वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 13 जुलाई 2020 को पद्मनाभ स्वामी जी के टेम्पल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उस जजमेंट के बारे में प्रश्न पूछा है। तुम्हारा यही प्रश्न है ना? जी गुरुजी, वास्तव में इस जजमेंट के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया है। भाई चतुर, देखो, जो जजमेंट है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, पर इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई कई रोचक गाथाएं हैं। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? जी गुरुजी, मंदिर के इतिहास के बारे में मुझे कुछ तो ज्ञान है। मंदिर का जो इतिहास है वो 8th सेंचुरी से आरंभ माना जाता है, और पर अगर प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो 18th सेंचुरी में ये मंदिर बिल्ड किया गया था। पहले का जो मंदिर का स्ट्रक्चर था वो लकड़ी से निर्मित था, पर अब जो मंदिर है वो ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है। चेरा स्टाइल आर्किटेक्चर में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, और मंदिर की जो मुख्य डेटी हैं वो हैं श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी, अर्थात जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई हो। इनकी प्रतिमा के बारे में भी एक रोचक तथ्य यह है कि इसे शालिग्राम स्टोन के साथ बनाया गया है। तब 12,008 शालिग्राम स्टोन विशेषकर नेपाल से इनकी प्रतिमा के निर्माण के लिए एक संधि के तहत मंगवाए गए थे त्रवणकोर राज्य के द्वारा। श्री पद्मनाभ स्वामी अनंत शैया में श्री आदिशेष पर विश्राम मुद्रा में देखे जा सकते हैं। ठीक है ना गुरुजी? भाई चतुर, तुमने बहुत अच्छे से मंदिर का जो इतिहास है, जो बहुत समृद्ध इतिहास है, उसके बारे में तुमने बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो भाई, अब इस जजमेंट के बारे में भी बात कर ली जाए। भाई चतुर, अगर इस केस के कानूनी इतिहास की बात की जाए तो केस का जो प्रारंभ है, जो अभी डिसीजन दिया गया है बाय द बेंच ऑफ श्री यू ललित एंड इंदु मल्होत्रा जी, तो इस केस की शुरुआत 2009 से मानी जा सकती है। देखो चतुर, केस की शुरुआत 2009 में एक टेनेंट की एविक्शन प्रोसीडिंग्स के साथ मानी जा सकती है, जब टीपी सुंदरराजन, एक रिटायर्ड आईपीएस देन टर्न्ड लॉयर, को टेम्पल के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने टेम्पल प्रिंसेस को विकेट करने के लिए कहा। पर यहाँ पर जो टेनेंट थे, उन्होंने, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनके ही अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए कहा कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है, क्योंकि उनको जो अपॉइंट कर रही अथॉरिटी है अंडर द लॉ, उनके पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझे? और इस तरह से टीपी सुंदरराजन की जो केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन थी, उसके साथ इस केस की शुरुआत मानी जा सकती है। गुरुजी, उनकी इस रिट पिटीशन के क्या ग्राउंड्स थे? देखो चतुर, टेम्पल के जो वॉल्स में ट्रेजर है उसके मिस अप्रोप्रिएशन के अलावा जो उनका मेन आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि रॉयल फैमिली जो है वो रूलर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, अकॉर्डिंग टू द त्रवणकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950। एक और आर्ग्यूमेंट जिन्होंने प्रस्तुत किया है यहाँ पर कि 26th अमेंडमेंट 1971 जो एक्ट था, उसमें जो रॉयल टाइटल्स थे, जो पर्सनल इनके राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे रूलर्स के ना, वो अबॉलिश कर दिए गए थे विद द डिलीशन ऑफ आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362। समझे?
उनके अनुसार अब जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर जो था वो रिडंडेंट हो गया था, और जो फैमिली को प्रिविलेजेस, पावर्स और पर्सनल राइट्स थे उनके पास थे, स्पेशली रिलेटेड टू श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वो समाप्त हो गए थे इन 1971 itself, या ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 1991 में, जबकि जो रूलर थे श्री चैत्रा थिरुनल बलराम वर्मा, जिन्होंने की एक्सेशन ट्रीटी जो थी वो साइन की थी यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। 2010 में मार्तंड वर्मा ने हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, और उन्होंने ये कहा कि जो सभी छोटे मोटे सूट्स और हैं इनके फैमिली के अगेंस्ट, उनको क्या किया जाए, हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। और क्योंकि ये जो केस थे उनका मुख्य क्वेश्चन तो यही था कि क्या रॉयल फैमिली के पास टेम्पल की मैनेजमेंट के राइट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और क्या 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के आने के बाद जो टेम्पल के साथ फैमिली का रिलेशन है वो क्या किसी तरह से चेंज हुआ है, उसमें क्या किसी तरह का डिफरेंस आया है। 2011 में फिर केरला हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो प्रिविलेजेस, पर्सनल राइट्स, पोजीशन रॉयल फैमिली द्वारा एंजॉय की जाती थी वो कवेनेंट साइन करने वाले रूलर यानी थिरुनल जो बलराम वर्मा थे उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेवनकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950 में रूलर शब्द का उपयोग किया गया है। 1971 में प्रीवी पर्सेस के जो कॉन्सेप्ट की समाप्ति के साथ ही वो क्या हो जाता है, टर्म जो है वो रिडंडेंट हो जाती है, और अब सक्सेसर के पास टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के यानी सेवियरशिप के जो राइट्स हैं वो लाए नहीं करते। तो इसके साथ ही उन्होंने स्टेट को टेम्पल की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे राइट्स जो थे वो दे दिए। और गुरुजी, यहाँ तक मुझे ज्ञात है 2011 में ही केरला हाई कोर्ट ने मंदिर के सभी वॉल्स को भी ओपन करने का आदेश दिया। तब से ही मंदिर जो है अत्यधिक लाइमलाइट में आ गया, जब लगभग 1 लाख करोड़ का ट्रेजर जो था वो मंदिर के वॉल से निकला। फिर 2011 में जो मार्तंड वर्मा है यानी रूलर है, उन्होंने केरला हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट जो थी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, और फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के सभी वैल्यूएबल आइटम्स की इन्वेंटरी तैयार करने के आदेश दिए, और 2018 में ऑडिटर जनरल जो हैं यानी कि विनोद राय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डिटेल्ड रिपोर्ट रखी, और उन्होंने इसमें बताया कि लगभग 769 पॉट्स जो हैं गोल्ड के वो मिसिंग हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जो टेम्पल के अकाउंट्स हैं उनके ऑडिट भी जो हैं वो उनमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती। देखो चतुर, और अब जो 13 जुलाई 2020 को जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का बाय द बेंच ऑफ श्री यू ललित और श्री इंदु मल्होत्रा जी, उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो कवेनेंट जिस ट्रस्ट पर फ्रेम किया गया था बिटवीन द ट्रेवनकोर रूलर और यूनियन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो उसकी स्पिरिट के विरुद्ध है, और किसी तरह से भी आर्टिकल 291 और 362 के डिलीट हो जाने पर सेवियरशिप के जो राइट हैं वो अफेक्ट नहीं होते, ना ही वो स्टेट के पक्ष में किसी प्रकार से लैप्स होते हैं। और फर्दर कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि और इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज की तरह ही जो है वो सेवियरशिप का जो राइट है वो सक्सेशन लॉज की अकॉर्डिंग ही जाएगा, जो कि कस्टम्स और यूसेज जो प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग है। जैसे कि ट्रेवनकोर फैमिली में मैटरनल सक्सेशन का कस्टम है ना, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वही प्रिवेल करेगा। फाइनली कोर्ट ने यहाँ पर यह भी क्लियर किया कि जो ट्रेवनकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950 है उसके अकॉर्डिंग जो रूलर है वो शब्द जो है वो एक ऑफिस को सिग्निफाई करता है, ना कि एक इंडिविजुअल को।
और अगर वो इंडिविजुअल को करता तब जो था रूलर की आइडेंटिटी फॉल करती अंडर द आर्टिकल 366 क्लॉज 22 के अंडर। और गुरुजी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2 कमेटीज फॉर्म करने के भी निर्देश दिए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और दूसरा एडवाइजरी कमेटी। भाई बिल्कुल सही चतुर, बिल्कुल सही। जी हाँ, कुछ ऐसे ही और रोचक जानकारियों के साथ कुछ और नई कानूनी पहेलियों और उनके समाधान के साथ एक बार फिर मैं यानी चाणक्य अपने शिष्य चतुर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।